अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के अवाम से अपील की है कि वो तेलंगाना में भी बीजेपी की डबल इंजन की सरकार के क़याम में ताउन करें ताकि तेलंगाना का हर शहर और हर गाँव की तेज़ी से तरक्की हो सके। सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में बीजेपी के आमिला के 2 रोज़ा इजलास के अख्तिताम के बाद मुनक़िदा अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता 8 बरसों के दौरान मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना को दिए गए फंड्स और प्रोजेक्ट्स पर तफसीली रोशनी डाली। साथ ही उन्होंने तेलंगाना में बीजेपी के मौक़िफ़ को मुस्तहकम होने का दावा किया और उम्मीद जाहिर की कि आइंदा इंतखाबात में तेलंगाना में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2019 के लोकसभा इंतखाबात में तेलंगाना की आवाम ने बीजेपी के हक़ में अच्छे वोट दिए थे। इसके बाद से अब तक दिन ब दिन बीजेपी की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और आवाम की तायद और हिमायत में भी इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में भी आवाम ने बीजेपी को शानदार कामयाबी दिलाई। मैं समझता हूं कि आवाम का ताउन आइंदा इंतखाबात तक जारी रहेगा और तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनाकर ही आवाम दम लेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता 8 सालों से मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमात से तेलंगाना के अवाम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और तरक्की के फ़वाइद तेलंगाना के हर शख्स तक पहुँच रहे हैं। उनकी हुकूमत बग़ैर किसी भेदभाव के समाज के हर तबके के अफराद को तरक्की के मसावी मौक़े फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान तेलंगाना के करोड़ों अफराद को मुफ्त में वैक्सीन दिया गया और मुफ्त में राशन भी सरबराह किया गया, जिससे तेलंगाना के अवाम में बीजेपी के तय भरोसे में मजीद इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में डबल इंजन की सरकार ना होने के बावजूद मरकज़ ने हर तरीके से तेलंगाना की मदद की और ये मदद का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन अगर तेलंगाना में डबल इंजन की सरकार बनती है तो रियासत की तरक्की में मजीद तेजी लाई जा सकती है। आसान हो भद्राचलम रामदासु से लेकर पालकोवी की सोमनाथ तक यहाँ के काव्य का माधुर्य, यहाँ के साहित्य का सौंदर्य पूरे भारत के लिए अमूल्य निधि है। इस धरती की ये आशा, ये श्रद्धा और ये विरासत हमें जन जन की सेवा के लिए समर्पण की ऊर्जा देती है। इसलिए साथियों, ऐसे तेलंगाना का विकास, चौतरफा विकास भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकताओं में से एक है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए हम तेलंगाना के विकास पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। भाई और बहनों, बीते 8 वर्षों में हमें हर भारतीय के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया। देशवासियों का जीवन कैसे आसान हो, विकास का लाभ कैसे हर व्यक्ति, हर क्षेत्र तक पहुंचे, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। दशकों तक जो वंचित रहे, शोषित रहे, उनको भी राष्ट्रीय योजनाओं के माध्यम से हमने विकास में भागीदार बनाया है। यही कारण है कि गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी सभी को आज लगता है कि भाजपा
सरकार उनकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं दोनों की पूर्ति कर रही है। देश की महिलाओं, हमारी बहन बेटियों को भी आज महसूस हो रहा है कि उनका जीवन आसान हुआ है, उनकी सुविधा बढ़ी है। अब आज अपने प्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आतुर है। ये बताता है, ये जो मैं उत्साह देख रहा हूं, ये जो मैं जोश देख रहा हूं, ये जो मैं संख्या देख रहा हूं, यह मुझे इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि आने वाले समय में तेलंगाना से केसीआर का जाना तय है और भारतीय जनता पार्टी का आना निश्चित है। मित्रों, मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में बहुत देर नहीं रहूंगा। मुझे मालूम है कि आप सब लोग उनको सुनने के लिए आतुर हैं, लेकिन मैंने तेलंगाना की बदलती तस्वीर देखी है। मैं विधानसभा के चुनाव में यहां चुनाव का प्रभारी था। उस समय का वातावरण भी मैंने देखा है और उसके बाद का भी मैं वातावरण देख रहा हूं। जगह जगह पर जिस तरीके से लोग केसीआर की सरकार से त्रस्त हैं, उनके भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, उनके सरकार के अनाचार से त्रस्त हैं और जिस तरीके से विपक्षी दलों को कुचलने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, तेलंगाना की जनता जो बड़ी जागरूक जनता है, उसने तय कर लिया है कि केसीआर को घर बैठाना है और भारतीय जनता पार्टी को लाना है। इस बात को तय कर दिया। मित्रों, मैं यहां ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी आया था। उस समय पत्रकार बंधु कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का क्या भविष्य है, और हमने कहा था कि हमें ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अभूतपूर्व सफलता मिलेगी और हैदराबाद की जनता ने आशीर्वाद रखा था और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में आशीर्वाद आपने देकर के भारतीय जनता। अब वह दिन दूर नहीं जब आपका उत्साह एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की तर्ज पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में तेलंगाना में भी कमल खिलाने का कार्य करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज आप जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वहां पे सुरक्षा भी है, सुशासन भी है और उत्तर प्रदेश समृद्धि की एक नए मार्ग की ओर आगे बढ़ रहा है। सबका साथ, सबका विकास की भावना के अनुरूप बिना भेदभाव के। भाई केसीआर, हिसाब दो तेलंगाना की जनता को। 8 साल से गद्दी पर बैठे हो, युवाओं के रोजगार का क्या हुआ? केसीआर के मन में युवाओं का रोजगार का मतलब केटीआर का रोजगार है, आपका रोजगार नहीं है भाई। वो आपके रोजगार की चिंता नहीं करते हैं, वो केवल और केवल अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजनीति करते हैं। इनके मन में प्यासी तेलंगाना की जनता की कोई चिंता नहीं है, बेरोजगार युवाओं की कोई चिंता नहीं है। अरे मजलिस के त्रास से सहमे हुई ये जनता की भी कोई चिंता नहीं है। दिन रात उनको एक ही चिंता है
मेरे बेटे को मैं कैसे मुख्यमंत्री बनाऊं, कैसे मुख्यमंत्री बनाऊं। केसीआर, आज मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगली बारी ना आपकी है ना आपके बेटे की है, अगली बारी भारतीय जनता पार्टी की। जब से तेलंगाना की रचना के लिए आंदोलन चला, तब से भारतीय जनता पार्टी ने, माताओं भाइयों बहनों, केसीआर का पार्टी का निशान क्या है? केसीआर की पार्टी का निशान क्या है? जोर से बोलो, क्या है? गाड़ी है ना? गाड़ी है ना? निशान गाड़ी केसीआर का है, सरकार गाड़ी की है, मगर इसका स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। मित्रों, मुझे बताइए, जिस सरकार का स्टीयरिंग ओवैसी जैसे कौमवादी लोगों के हाथ में है, वो जनता का भला कर सकती है क्या? जोर से बोलिए, कर सकती है क्या? मित्रों, आज मैं भाग्यनगर हैदराबाद में खड़ा हूं। पूरा देश जानता है, सरदार पटेल न होते तो आज हैदराबाद भारत का हिस्सा न होता। जब तेलंगाना राज्य का आंदोलन चलता था, केसीआर कहते थे कि हम हैदराबाद विमोचन दिन मनाएंगे। बताइए भाग्यनगर वालों, हैदराबाद विमोचन दिन केसीआर ने मनाया है क्या? जोर से बोलो, मनाया है क्या? बीजेपी की कौमी आमिला के शहर हैदराबाद के HICC में जारी इजलास में जाफरानी जमात के कायदीन ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक सियासी करारदाद पेश की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्टी के रियासती सदूर को मशवरा दिया कि लीडरों को हमेशा अवाम के दरमियान रहना चाहिए, अवाम के दुखों को जानना चाहिए और उनके साथ खड़ा होना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट को अपने पार्लिमानी हलकों के अंदर असेंबली हलकों का दौरा करना चाहिए। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहले दिन माशी करारदादों पर तबादला ख्याल किया गया, दूसरे दिन सियासी करारदाद पर मुबाहिस हुए और इसको मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला ने एक करारदाद पेश की जिसको बाइत्तेफाक़ आरा मंजूर कर लिया गया। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने गुजरात फसादात पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम इल्ज़ामात को झूठ करार दिया और उसको सियासी साजिश से ताबीर किया। एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि रियासत की TRS हुकूमत काफ़ी करप्ट है और इस हुकूमत की बेदखली के लिए बीजेपी अपना पूरा जोर लगाएगी। नेशन का विरोध, CA का विरोध, ट्रिपल तलाक का विरोध, राम मंदिर का विरोध, आजादी के अमृत महोत्सव का विरोध, हर विषय में कांग्रेस खाली विरोध का ऊपर ही विरोध करते जा रहा है। कांग्रेस का राजनीति एक परिवार की जागीर समझती है। हम राजनीति को सेवा का माध्यम समझते हैं। राजनीतिक हिंसा का दौर खत्म होना चाहिए। अमित शाह जी ने ये विरोधी जो भी वातावरण है उनका ऊपर बोला। राष्ट्रपति चुनाव पर अमित शाह जी ने बोला, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में 2 राष्ट्रपति चुनाव का अवसर आया। भाजपा ने एक बार दलित को, दूसरी बार एक महिला आदिवासी को चुना जो जमीन से जुड़ी रही है। सुरक्षा का व्यापक सुधार का बारे में बोला। मोदी जी के नेतृत्व में बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ हुए हैं। रक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है। जम्मू कश्मीर का भारत का अभिन्न अंग बनाया है, धारा 370 का एबोलिशन करते हुए। अग्निपथ योजना का सहायता हुए
सराहना हुए। सीडीएस और औरो ये दोनों का 3,000 करोड़ रुपया का 3,000 रक्षा उपकरणों का निर्णय में प्रतिबंध पर भी सरकार का प्रशंसा की गई। रक्षा क्षेत्र में निर्यात में 6 गुना वृद्धि हुआ है। चुनाव में जीत आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कैसे भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीत रहा है। अमित शाह जी ने बोला सदन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ऐसा राज्य जिसकी संभावनाएं अपार थी, जिसमें अच्छी सरकार इस प्रदेश को देश का नंबर 1 स्टेट बना सकती थी, इस उम्मीद, इस आकांक्षा, इस अपेक्षा के साथ हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने संघर्ष में भाग लिया। लेकिन जिस प्रकार से गत 8 वर्षों में टीआरएस की सरकार ने लोगों की उम्मीदों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गई है आज तेलंगाना की सरकार, जिस प्रकार से यहां के एक परिवार ने, मुख्यमंत्री भी उस परिवार का, सीनियर मिनिस्टर भी उसी परिवार का, सरकार पूरी, बाकी मंत्रियों के लिए कोई काम नहीं, एक ही परिवार के व्यक्ति पूरी सरकार चलाएं, एक प्रकार से परिवारवाद का एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण के रूप में आज तेलंगाना उभरा है। मैं समझता हूं कि तेलंगाना का हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो शोषित, वंचित, पीड़ित हो, हर वर्ग, गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाएं, सभी आज इस प्रदेश में दुखी हैं। सभी की उम्मीद थी कि 2014 में जब ये नया राज्य बना और इस राज्य को बनने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत लगी थी कि इस संघर्ष में उन सबकी जो उम्मीदें थी उसको पूरी तरीके से नकार दिया गया। जब ये राज्य बना तब लोगों के 3 विषय प्रमुख थे, नीलू, निधुलू, नियामकुलू। पानी, पर्याप्त मात्रा में निवेश और जो रोजगार के साधन, खासतौर पे सरकारी रोजगार के कई सारे यहाँ पे वैकेंसीज की समस्या थी, इस सबको पूरा करने के आश्वासन से ये सरकार को जनता ने अपना वोट दिया। ऐसा राज्य जिसकी संभावना। आज बीजेपी के आमिला की मीटिंग में एक करारदाद पास की गई, जिसमें कहा गया कि तेलंगाना में टीआरएस की हुकूमत मौरूसी और करप्ट सियासत की अलामत बन गई है। बीजेपी ने इतवार के रोज अपने एक बयान में, जिसे पार्टी की कौमी मजलिस आमिला के इजलास में अडॉप्ट किया गया था, रियासत के अवाम के बढ़ते मुश्किलात पर तशवीश का इजहार किया। बीजेपी के नायब सदर DK अरुणा ने तेलंगाना उमूर से मुतालिक बयान को इजलास में पेश किया, जिसको इत्तेफाक़ी आयात से मंजूर किया गया। बयान का हवाला देते हुए मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तेलंगाना के अवाम के इक़्तिसादी और समाजी मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। अवामी मसाइल में इजाफे पर नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल तशवीश का इजहार करती है। बीजेपी की जदोजहद और नौजवानों की कुर्बानियों के बाद अलहदा तेलंगाना हासिल हुआ, मगर गुज़िश्ता 8 वर्षों के दौरान टीआरएस हुकूमत ने अवाम के तवक्कुआत के खिलाफ काम किया और टीआरएस हुकूमत रियासत में मौरूसी और करप्ट सियासत की अलामत बन गई। सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने वजीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से वजीर आजम मोदी को सेल्समैन करार देने की मजम्मत करते हुए बताया कि असल में तो केसीआर खुद सेल्समैन है जो सरकारी अराजियात को फरोख्त कर रहे हैं। कोरोना और लॉकडाउन के दौरान PPE किट्स और वैक्सीन की फरोख्तगी अमल में लाने वालों को वज़ीर आज़म पर तनकीद करने का कोई हक हासिल नहीं है। सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने वज़ीर आला केसीआर को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो मरकजी हुकूमत को गिराकर बताएं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला और रियासती वज़रा बीजेपी की रियासत में मकबूलियत में इजाफे को देखते हुए बौखलाहट का शिकार होकर वज़ीर आज़म पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं।
ఇవాళ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నేతృత్వంలో పాలన కొనసాగుతున్నది. ఆకాంక్షలకు ఆశయాలకు విరుద్ధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పాలన కొనసాగుతున్నది. వాళ్ళ నీళ్ల విషయంలో, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు విషయంలో, అనేక ప్రాజెక్టుల విషయంలో ఏ విధంగా అంచనాలు పెంచి, దానికి ఉదాహరణ కాళేశ్వరం 30,000 కోట్ల ప్రాజెక్టు, 40,000 కోట్ల ప్రాజెక్టును ఎగ్దం ఒకటేసారి 1,30,000 కోట్లకు అంచనాలు పెంచి ఏ విధంగా తెలంగాణ ప్రజలను మోసం చేసిండో, ఏ విధంగా కమిషన్లు కుట్టుబడి అభివృద్ధి పేరుతోని ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలను మోసం చేసిండో ఈ ప్రకటన ద్వారా తెలంగాణ సమాజానికి, దేశ ప్రజలకు స్పష్టం చేసుకున్నాం. 8 సంవత్సరాల కాలంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏమీ చేయలేదు. ఇచ్చిన ఏ హామీని కూడా నిలుపుకునే ప్రయత్నం చేయలేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వము శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలోని భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అన్ని విధాలా సహకరిస్తున్నది, సహకరించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. కానీ దురదృష్టవశాత్తు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక కుటుంబం చేతిలో నడుస్తున్నది. తండ్రి ముఖ్యమంత్రి, కొడుకు మంత్రి, బిడ్డ ఎమ్మెల్సీ, కూతురు ఎమ్మెల్సీ, అల్లుడు మంత్రి, వాళ్ళ కొడుకు రాజ్యసభ మెంబర్. ఒక కుటుంబమే ఒక క్యాబినెట్ గా మారి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏ విధంగా దోచుకుంటుంది, ఏ విధంగా అవినీతికి పాల్పడుతుందో తెలంగాణ సమాజం పాటు దేశం మొత్తం కూడా చర్చ జరుగుతుంది. దేశం మొత్తం కూడా దీన్ని చూసి ఆశ్చర్యాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నది. కాబట్టి అన్ని రంగాల్లో అవినీతికి పాల్పడుతూ ఒక కుటుంబం రాజ్యం వెళ్తున్న సందర్భంలో ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏ విధంగా మూర్ఖంగా వివరిస్తుందో తెలంగాణ సమాజం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. దీని విషయంలో ఇలా చర్చించడానికి మా జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు శ్రీమతి డికే అన్న గారు దీన్ని స్పష్టం చేసి మా జాతీయ ఆరోగ్య సమావేశంలో స్పష్టం చేయడం జరిగింది. పూర్తి నాయకులంతా ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంత అన్యాయం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతుంది, ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు, ప్రజా పాలన గాలి కొదిలేసి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కుటుంబం ఏ విధంగా मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि एमआईएम ने टीआरएस को यरगमाल बना लिया है। टीआरएस के कार की स्टीयरिंग एमआईएम के हाथों में चली गई है। आज नोवाटेल होटल में सहाफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस इख्तियार का गलत इस्तेमाल कर रही है। प्रगति भवन को किले में तब्दील कर दिया गया, जहां काबिनी वुज़रा को भी रसाई हासिल नहीं है। तमाम मजलिसी कायदीन को चीफ मिनिस्टर तक रसाई हासिल है। किशन रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर महीने में 20 दिन फार्म हाउस में गुजारते हैं और माँ बाकी दिनों में नज़्म नस्क किस तरह चलाया जा रहा है अवाम के सामने है। उन्होंने कहा कि टीआरएस की नज़र में ख़वातीन को अहमियत हासिल नहीं है, इसलिए पहली मियाद के दौरान काबीना में एक भी खातून को शामिल नहीं किया गया। केसीआर को तोहम परस्त हुक्मरान करार देते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि अपनी अना की तस्कीन की खातिर सेक्रेटेरिएट को मुनहदिम कर दिया गया और एक नई इमारत तामीर की जा रही है। 8 साल वो बताते हैं। आप देखे होंगे असदुद्दीन ओवैसी का स्टेटमेंट, सिर्फ केसीआर ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, सरकार का स्टीयरिंग मेरे हाथ में, एक्सीलेटर मेरे हाथ में, ब्रेक मेरे हाथ में। ये दोनों, एक ओवैसी सरकार, एक कल्वकुंट्ला सरकार, दोनों मिलके तेलंगाना को लुट रहे हैं। ये दो लोगों का राजनीति। अब कोई विपक्ष के नेता कितने भी एमएलए हो, एमपी हो, कभी अपॉइंटमेंट नहीं देते सर, मगर असदुद्दीन ओवैसी मोटरसाइकिल लेके घर के अंदर बेडरूम के पास जा सकते हैं। यह स्थिति है तेलंगाना में। आज तक वो हमारे को सिखाते कहते 8 साल से सेक्रेटरीट नहीं है दुनिया में कोई चीफ मिनिस्टर, ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर दुनिया में नहीं दिखाऊंगा आपको। 8 साल से सेक्रेटरीट एक दिन भी नहीं आया वास्तु के नाम पर। ऐसे सेक्रेटरीट को तोड़ गया वो हमारे को सिखाते कहते सरकार कैसा चलाना। ये फार्म हाउस में रहते हैं, एक महीने में 20 दिन फार्म हाउस रहते हैं, वो हमारे को सिखाते कहते सरकार कैसा चलाना। आपका कैबिनेट मीटिंग नहीं होता, डेली फैमिली परिवार के लोग डाइनिंग टेबल में बैठकर चर्चा करते हैं, वही कैबिनेट है उनके लिए, जनता के तेलंगाना के जनता के लिए वही कैबिनेट है, वो हमारे को सिखाते। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह हैदराबाद के चार मीनार के मंदिर का दौरा किया। हैदराबाद में बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में हिस्सा लेने वाले योगी ने आज सुबह इस मंदिर में खुसूसी पूजा की। इस मौके पर बीजेपी के कायदीन उनके साथ थे, जिन्होंने कबल अज़ीम भी आदित्यनाथ ने इस मंदिर में पूजा की थी। दरियासना पुलिस ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला के दौरे के पेश नज़र
चार मीनार के अतराफ सख्त हिफाजती इंतजाम किए थे और बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया था। बीजेपी कायदीन की जानिब से शहर में दौरे के लिए चार मीनार के इलाके का खास तौर से इंतखाब किए जाने की वजह से पुलिस ने इस इलाके में चौकसी अख्तियार की थी। टीआरएस के अपने असेंबली विवेकानंद गांधी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना के ग्राम पंचायतों को मुल्क भर में बेहतर ग्राम पंचायत होने का किसी और ने नहीं बल्कि मरकज की बीजेपी व एनडीए हुकूमत ने अवार्ड अता किया। इसके बावजूद मरकजी वज़रा की जानिब से रियासती हुकूमत पर तनकीद मज़हका खैज नहीं तो और क्या है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में तेलंगाना में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम पाए तकमील करने के अलावा मिशन भागीरथ के तहत घर घर पीने के पानी की सरबराही, 24 घंटे बर्फ की सरबराही के अलावा SC ST और माइनॉरिटी लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए की फराहमी टीआरएस हुकूमत का कारनामा है। तेलंगाना कानून साज काउंसिल की रुकन के कविता ने कहा कि अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन यानी ATA कांग्रेस में पहली बार तेलंगाना पवेलियन कायम करना खुशी की बात है। कविता ने वाशिंगटन DC अमेरिका में एसोसिएशन की 17वीं कांग्रेस में हिस्सा लिया, तेलंगाना पवेलियन का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में तेलुगु अवाम को तेलंगाना हुकूमत के मुतारिफ करदा प्रोग्रामों से वाकिफ करवाने के लिए महासभा में तेलंगाना पवेलियन कायम करना फख्र की बात है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से तेलंगाना पवेलियन के जरिए मुनक्किद किए जाने वाले प्रोग्राम दीगर रियासतों के लिए एक तहरीक बन सकते हैं। उन्होंने एसोसिएशन के नुमाइंदों से कहा कि वो हर महासभा में तेलंगाना पवेलियन कायम करें। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के सदरनशीन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी सड़क हादसे में महफूज रह गए। उनके काफिले में शामिल 5 कारें एक दूसरे से टकरा गई। यह हादसा हैदराबाद के मजाफाती इलाके पेद्दा अंबरपेट के पास आज पेश आया। इस हादसे में सदरनशीन काउंसिल महफूज रहे। मालूम हुआ है कि हादसा उस वक्त पेश आया जब गुत्ता सुखेंदर रेड्डी हैदराबाद से नलगुंडा की सिमत जा रहे थे। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 3 दिनों के दौरान रियासत तेलंगाना के बाद मकामात के साथ साथ शहर में बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा चंद दिनों के दौरान हैदराबाद के कई इलाकों में बारिश का इम्कान है। इस सिलसिले में महकमे की जानिब से येलो अलर्ट भी जारी किया गया। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुक और भद्रादरी, कुत्तगुड़म अजला में भी बारिश हो सकती है। लव मैरिज करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जिले संगारेड्डी के जनारम में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। 25 साल नारायण रेड्डी की लाश जनारम जंगलाती इलाके से झुलसी हुई हालत में दस्तयाब हुई। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कत्ल करने के बाद लाश को आग लगा दी गई। तफसीलात के मुताबिक शहर के कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड से ताल्लुक रखने वाले नारायण रेड्डी ने 1 साल कबल एक लड़की से मोहब्बत की शादी की थी, जबकि लड़की के घर वाले शादी के खिलाफ थे और वो शादी के बावजूद भी लड़की को जबरदस्ती अपने घर लेकर चले गए थे। इसके बावजूद भी लड़की अपने शोहर से फोन पर बात कर रही थी, जिस पर लड़की के घर वालों ने नौजवान को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। इस दौरान 30 जून को सॉफ्टवेयर इंजीनियर अचानक लापता हो गया। नौजवान के अचानक लापता हो जाने पर कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन में इसके घर वालों ने शिकायत दर्ज करवाई। तहकीकात के दौरान पुलिस ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के कॉल डेटा की मदद से उससे राब्ते में आने वालों का पता चलाया तो मालूम हुआ कि श्रीनिवास रेड्डी इससे राब्ते में था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि 29 जून को ही नारायण रेड्डी को जिमखाना के पास वाइन शॉप बुलाकर शराब पिलाई गई और उसके बाद गला घोंटकर उसका कत्ल कर दिया गया। बाद नाश को जनारम के जंगलाती इलाकों में ले जाकर पेट्रोल डालकर जला दिया गया ताकि किसी भी तरह का सबूत दस्तयाब ना हो। पुलिस ने नाश के बाकियात को गांधी हॉस्पिटल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया और इस बात की तहकीकात की जा रही है कि श्रीनिवास रेड्डी के साथ कत्ल की वारदात में और कौन कौन मुलविस हैं और किसकी मां पर यह कत्ल किया गया। रियासत आंध्र प्रदेश में खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने खुदकुशी कर ली। यह वाकया कृष्णा जिले के जग्गयापेट में पेश आया। मंगलगिरी मंडल से ताल्लुक रखने वाली 22 साला श्वेता ने चेलापल्ली के तालाब में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। वो पिछले 3 या 4 माह से वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। कल शाम वो घर से रवाना हुई और उसने रात 8 बजे अपनी मां के फोन पर व्हाट्सएप पैगाम रवाना करते हुए बताया कि वो खुदकुशी कर रही है। अरकान खानदान परेशान हो गए और उन्होंने फौरी पुलिस को इत्तला दी। पुलिस को श्वेता की लाश तालाब से दस्तयाब हुई। खुदकुशी की वजूहात का फौरी पता नहीं चल सका। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।